आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन 7 सॉल्व कर चुके थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छया चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे, 53 मंगलवार होंगे। एक लीप वर्ष को यादृच्छया चुना गया। बेटा क्वेश्चन फिर से आप समझ लें, एक लीप वर्ष को हमने यादृच्छया चुना। आप सभी स्टूडेंट्स ये जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूं कि जो लीप वर्ष होता है, लीप ईयर होता है, उसमें टोटल 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं टोटल। 366 दिनों को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 364 डेज प्लस 2 डेज, 364 दिन प्लस 2 दिन, फिर से 366 दिन बन जाएंगे। 364 दिनों को अगर मैं सप्ताह में कन्वर्ट करता हूं, 7 डेज के ग्रुप्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं कि इससे मुझे 52 सप्ताह मिलते हैं। 52 सप्ताह मुझे मिलते हैं, 52 वीक्स। और ये 2 जो एक्स्ट्रा डेज हैं, ये 2 एक्स्ट्रा डेज बने रहते हैं। अब तो लीप ईयर में 52 तो पूरे सप्ताह होंगे और 2 एक्स्ट्रा डेज वहां पर रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर एक लीप वर्ष को यादृच्छया चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। बेटा गौर से देखें, एक लीप वर्ष में 52 तो पूरे सप्ताह होंगे, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। अगर 52 पूरे सप्ताह हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर 52 पूरे सप्ताह हैं तो 7 के 7 दिन 52 बार तो पूरे आएंगे ही। अगर आप मंगलवार की ही बात करिए और पूरे 52 सप्ताह पड़े हैं तो हर सप्ताह में एक मंगलवार तो आया ही होगा। अगर हर सप्ताह में एक मंगलवार आया है तो 52 सप्ताहों में कितने मंगलवार हो चुके? 52 मंगलवार हो चुके। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन ने 53 रविवार की बात की है, 53 मंगलवार की सॉरी बात की है, तो 52 मंगलवार तो क्लियर हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हर सप्ताह एक मंगलवार पड़ेगा तो 52 सप्ताहों में 52 मंगलवार हो चुके। अब हमें अगर किसी मंगलवार को सोचना है तो वो 53वें मंगलवार के लिए हमें सोचना है, 52 मंगलवारों के लिए आपको सोचना नहीं है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन हैं, इन 2 एक्स्ट्रा दिनों के लिए हम क्या सोच सकते हैं? इन 2 एक्स्ट्रा दिनों के लिए हो सकता है ऐसा संभव है कि 52 सप्ताह के बाद जो 2 ये एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, ये 2 दिनों की मैं संभावनाएं लिखता हूं। टू एक्स्ट्रा डेज में निम्नलिखित संभावनाएं हैं। निम्नलिखित संभावनाएं हैं। कौन कौन सी संभावनाएं हैं आप देखें। पहली संभावना यह है कि हो सकता है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हुए हैं उस ईयर में, ये हो सकता है कि ये संडे और मंडे हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हैं ये मंडे या ट्यूसडे हों। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हैं इन दिनों में से एक ट्यूसडे हो और एक वेडनेसडे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों दिनों में से पहला वाला दिन वेडनेसडे हो और उसके बाद वाला दिन थर्सडे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों एक्स्ट्रा दिनों में पहला वाला दिन थर्सडे हो और बाद वाला दिन फ्राइडे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 एक्स्ट्रा दिन हैं हमारे,
पूरे ईयर में जो बचे हुए हैं इनमें से पहला दिन फ्राइडे है और उसके बाद वाला दिन सैटरडे है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हुए हैं उनमें से पहला वाला दिन सैटरडे है और दूसरा वाला दिन संडे है। अब अगर इससे आगे आप बनाएंगे तो या तो संडे या मंडे हो सकता है। संडे और मंडे वाली कंडीशन हम नोट कर चुके हैं। तो मैं बेटा आपको यह बताना चाहता हूं, लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं। इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो 52 सप्ताह मुझे मिलते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं। एक सप्ताह में एक मंगलवार तो जरूर पड़ेगा, तो 52 सप्ताह में 52 मंगलवार तो पड़ ही चुके होंगे। 52 मंगलवार तो बिल्कुल श्योर है कि पड़ चुके होंगे। अब उन्होंने 53 मंगलवार की प्रायिकता पूछी है, तो मुझे सिर्फ एक मंगलवार की प्रायिकता निकाल के दिखानी होगी, क्योंकि 52 मंगलवार तो निश्चित घटना है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 52 मंगलवार नहीं पड़ेंगे। दिस इज अ श्योर इवेंट, निश्चित घटना है कि 52 मंगलवार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब चिंता मुझे केवल इन 2 दिनों की है कि ये जो 2 दिन बचेंगे ईयर के लास्ट के, अगर ये 2 दिन दिसंबर लास्ट के हैं, मतलब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, तो हो सकता है कि 30 दिसंबर को संडे, 31 को मंडे हो। ऐसा भी हो सकता है कि 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे हो। इतने दिनों की संभावनाएं वहां पर हो सकती हैं। अब हमें केवल यहीं से देख के ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। क्यों? क्योंकि इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं है। अब अगर मंगलवार की प्रायिकता देखेंगे तो ध्यान से बेटा देखें कुल कितनी संभावनाएं हैं यहां पर। तो कुल संभावनाएं 1 2 3 4 5 6 7, कुल संभावनाएं इतनी है, कुल घटनाएं इतनी है। हमें मंगलवार की प्रायिकता चाहिए। तो अब ये चेक कर लीजिए बेटा कि कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें मंगलवार आपको दिख रहा है। तो एक जगह तो यहां पर मुझे मंगलवार दिख रहा है, ट्यूसडे। एक जगह पर मुझे यहां भी मंगलवार दिख रहा है, और कहीं पर भी आप चेक करिए, कहीं पर भी आपको ट्यूसडे मंगलवार नहीं दिख रहा। तो कुल कितनी घटनाएं हैं? 7। अनुकूल घटनाएं कितनी है, यानी कि कितनी घटनाओं में मंगलवार आप देख रहे हैं? 2 घटनाएं ऐसी जिनमें मंगलवार आप देख रहे हैं। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता जो होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट विल बी फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स। अनुकूल परिस्थितियां 2 हैं, कुल परिस्थितियां 7 हैं। इसलिए एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की, 53 ट्यूसडे होने की, 53 मंगलवार होने की प्रायिकता 2/7 है। अब केवल 53 मंगलवार ही नहीं, 53 के साथ कोई भी दिन दे देता है। 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7, 53 सोमवार होने की प्रायिकता 2/7, 53 बुधवार होने की प्रायिकता 2/7, 53 बृहस्पतिवार होने की प्रायिकता 2/7, 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता 2/7, 53 शनिवार होने की प्रायिकता 2/7। किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन के 53 बार पढ़ने की प्रायिकता 2/7 ही आएगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी में बेटा मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले पर लगाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मुझे लॉजिकली भी सोचना पड़ता है। जैसे यहां पर हुआ, मुझे बताया गया कि एक लीप वर्ष को रैंडमली हमने चूज किया। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी कि 52 पूरे सप्ताह पढ़ेंगे और 2 अतिरिक्त दिन भी मिलेंगे मुझे। अगर 52 सप्ताह पढ़ेंगे तो 52 मंगलवार तो श्योर घटना है कि पढ़ेंगी। मुझे चिंता अगर करनी है तो बस 53वें मंगलवार की करनी है। अब 53वें मंगलवार के लिए अगर ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हैं, इनमें से अगर 2 दिनों में से कोई एक दिन मंगलवार पड़ जाए तो वही हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो हमने पहले देखा कि इन 2 दिनों में संभावनाएं क्या हैं। इन 2 दिनों की ये संभावनाएं हैं, या तो संडे मंडे आएगा या मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये संभावनाएं। कुल घटनाएं 7। हमें तो ट्यूसडे के लिए चाहिए था। ट्यूसडे मुझे 2 घटनाओं में मिला, एक नंबर 2 पे, एक नंबर 3 पे। तो हमारे अनुकूल घटनाएं हैं 2।
तो 2/7 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी टाइप का बेटा कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, अगर लीप वर्ष ना लिया जाए, सामान्य वर्ष लिया जाए, सामान्य वर्ष देंगे और उसमें किसी भी एक दिन के 53 बार होने की प्रायिकता देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। मैं एक छोटी सी हिंट उसके बारे में दे देता हूं। अगर वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी जनरल ईयर में पूरे 365 दिन होते हैं। 365 दिनों को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 52 तो पूरे पूरे सप्ताह बनेंगे और उसके साथ एक एक्स्ट्रा दिन बेटा मिलेगा आपको केवल। जैसे इसमें 366 की वजह से 52 सप्ताह 2 एक्स्ट्रा दिन मिले थे, ऐसे यहां 52 सप्ताह पूरे पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। अब उस एक एक्स्ट्रा दिन में संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा दिन है तो उसमें संभावना हो सकती है या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन मंडे हो सकता है, या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन ट्यूसडे हो सकता है, या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन वेडनेसडे हो सकता है, या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन थर्सडे हो सकता है, या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन फ्राइडे हो सकता है, या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन सैटरडे हो सकता है, या तो वो एक एक्स्ट्रा दिन संडे हो सकता है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा थे तो 2 दिन मैं लिख रहा था, इसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ 31 दिसंबर वाला आपको मिलेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब किसी भी दिन के कह दिया कि 53 बार उस दिन के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 52 सप्ताह पूरे पड़े, इसलिए कोई भी एक दिन 52 बार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 53वीं बार की हमें चिंता करनी है। 53वीं बार के लिए हमारे पास ये 7 कंडीशंस मिले, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7। और अगर कोई भी एक दिन कह देते हैं, बाई चांस उन्होंने मंगलवार ही बोल दिया, तो 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है। तो आप देखिए कितनी जगह मंगलवार मिल रहा है मुझे, केवल एक जगह पर दिखेगा और कहीं आपको ट्यूसडे नहीं दिखेगा, तो फिर उस समय 53 मंगलवार होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। तो बेटा ये आपके 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में अधिकतर इनको पूछा जाता है, आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें। एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है, ये भी आता है, इसमें दिन कोई भी कर दें, मंगलवार कर दें, रविवार कर दें, कुछ भी कर दें, सबके लिए प्रोबेबिलिटी 2.7 ही आएगी। लेकिन एक ये भी क्वेश्चन है कि एक सामान्य वर्ष में 53 और उसके साथ कोई भी दिन लगा सकते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता बताइए, तो एक सामान्य वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता 1/7 आएगी। ये आप सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। देखें, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोगों को करना है और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है और क्या हमको करना है। एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। जैसे ही इन्होंने ये कहा तो मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, सक्सेस और फेल्योर। उन्होंने बोला सफल होने का संयोग उसके असफल होने के संयोग से 2 गुना है। बेटा आप ध्यान से देखें, अगर असफल होने के संयोग 1 है, असफल होने का संयोग 1 है, तो सफल होने का संयोग असफल होने के संयोग से 2 गुना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो लिखनी पड़ेगी मुझे 2। देखिए सवाल में यही लिखा हुआ है, एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। तो अगर मैं सक्सेस और फेलियर का रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो मुझे 2:1 मिलेगा। जैसे ही इतना मैं निकालता हूं, मैं यहां से तुरंत ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आंसर है कुल कितनी परिस्थितियां हैं, कुल हैं 2 और 1, 3 परिस्थितियां। उसमें सक्सेस की चाहिए तो सक्सेस की कितनी है 2, 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, असफलता की प्रायिकता क्या होगी, तो आंसर है परिस्थितियां टोटल हैं 3, 2, 1, 3। उसमें फेल्योर के लिए कितनी परिस्थितियां, 1, तो 1/3।
इसे आप P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। सफलता की प्रायिकता 2/3, असफलता की प्रायिकता 1/3। अब फिर से मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अगले 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अगले 6 परीक्षणों में 4 सफल होंगे। तो बेटा हमने परीक्षण कितने लिए हैं? 6 परीक्षण लिए टोटल, यानी कि नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स 6 हुए। अब इसमें 4 सफलताओं की प्रायिकता आपको चाहिए। 4 सफलताओं की प्रायिकता चाहिए, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 4। 4 बार सफल होने की प्रायिकता आपको चाहिए। इसके लिए याद करिए क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा NC4 Q टू द पावर n माइनस 4 P टू द पावर 4। n की जगह 6 लिखेंगे, Q की जगह 1/3, P की जगह पर 2/3 और लिख करके आप इसे कैलकुलेट करेंगे। 6C4 1/3 टू द पावर 6 माइनस 4 मीन्स 2, P टू द पावर 4 मीन्स 2/3 टू द पावर 4। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी that you all have to solve this question, and you will see that the answer is in front of you in your copy. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3, फेलियर की 1/3। 6 ट्रायल्स मैंने लिए, उसमें 4 ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी मुझे पता लगानी थी। परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे। सॉरी बेटा, ये यहां थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई है। कम से कम 4 सफलता की प्रायिकता चाहिए मुझे, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। कम से कम 4 सफलता, यानी कि 4 से कम नहीं। 4 से कम नहीं का मतलब 4 या 4 से ज्यादा की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 6 परीक्षणों में कम से कम 4 सफल होंगे। कम से कम 4 का मतलब 4 से कम नहीं, 4 या 4 से ज्यादा। तो 4 या 4 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब आप समझ सकते हैं मुझे x at 4 भी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5 भी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6। ऐसा कई बार हम लोग कर चुके हैं कि अगर n इज इक्वल टू 6 होगा तो x के संभावित मान क्या आते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूंगा x के संभावित मान, तो n इज इक्वल टू 6 होने पर x के संभावित मान आते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब 4 या 4 से ज्यादा चाहिए तो 4 5 6 ले सकते हैं हम। इसे बेटा कैलकुलेट करना होगा। NC4 Q टू द पावर n माइनस 4 P टू द पावर 4 प्लस एट x इज इक्वल टू 5 NC5 Q टू द पावर n माइनस 5 P टू द पावर 5 प्लस एट x इज इक्वल टू 6 6C6 Q टू द पावर 6 माइनस 6 P टू द पावर 6। इसे आपको कैलकुलेट करना है। आपको सारी वैल्यूज मालूम है, कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लेंगे, आपको आपके आंसर मिल जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक हो। कितनी बार उछाले? तो बेटा मैंने मान लिया, माना व्यक्ति एक न्याय सिक्के को, माना व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कम से कम n बार उछाले। उन्होंने यही पूछा कितनी बार उछाले, मैंने मान लिया n बार उछाले। बेटा अगर वो n बार उछालेगा इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स कितने हो गए? n हो गए। ओके, उन्होंने बोला कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक हो। किसकी प्रायिकता का जिक्र किया गया? चित्त की।
तो चित्त की प्रायिकता का जिक्र है, इसलिए चित्त प्राप्त होना ही हमारी सफलता है। यहां पर लिख देते हैं माना सिक्के पर चित्त प्राप्त होना सफलता दर्शाता है, इसलिए सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता मतलब चित्त की प्रायिकता, चित्त की प्रायिकता होती है 1/2 तथा असफलता की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता क्यों अगर देखेंगे दैट विल बी ऑल्सो 1/2। अब फिर से हमारा वही तरीका, माना x सफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान, आपने n ट्रायल लिए, हो सकता है n ट्रायल्स में एक बार भी सफल ना हो सकता है इनमें से एक बार सफल हो जाए, 2 बार सफल हो जाए, 3 बार सफल हो जाए, 4 बार सफल हो जाए, या ऐसा करते करते एक चांस ऐसा भी हो सकता है जब n के n बार भी आप सफल हो जाए। पॉसिबल है, चांसेस बहुत कम है लेकिन संभावना है उसकी। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला गया कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता। अब मैं कंडीशन पे आता हूं, यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता। प्रायिकता किसकी चाहिए मुझे? कम से कम एक सफलता की प्रायिकता चाहिए, और इन्होंने बोला कितनी होनी चाहिए? कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक हो, मींस इसे 90% से अधिक होना चाहिए। 90% मींस 90/100 से ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम एक सफलता की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त का आना सफलता है, तो कम से कम एक चित्त की प्रायिकता अर्थात कम से कम एक सफलता की प्रायिकता 90% से ज्यादा होनी चाहिए। अब कम से कम एक मतलब एक से कम नहीं, एक से कम नहीं का मतलब केवल इसे मैं नहीं ले पाऊंगा, बाकी ये मुझे सब लेने पड़ेंगे। एक से कम नहीं ना, तो ये नहीं ले सकते, बाकी तो सब ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू n। पूरे मुझे लेने पड़ेंगे। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.9 भी मैं इसको लिख सकता हूं, या 90/100 आप 0.9 कर लें, ऐसे मैं ये भी ले सकता हूं। आप चाहें तो मैं इसका एक सिंबल बना के आपको दिखा दूं कि उन्होंने बोला कम से कम एक, यानी कि एक से कम नहीं, तो एक तो ले सकते हैं, एक ले सकते हैं और एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो इसका सिंबल बनेगा प्रोबेबिलिटी एट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 शुड बी ग्रेटर देन 90%। एक या एक से अधिक, तो एक या एक से अधिक मैं ले रहा हूं। अब याद करें बेटा, इन सभी के संगत प्रायिकताओं का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? आंसर है 1 - 0 पर प्रायिकता के बराबर होगा। तो मैं इस पूरे की जगह पे लिख दूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने कई बार किया हुआ है, आप भी समझते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए। 1 - 0.9 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला NC0 Q टू द पावर n - 0 P टू द पावर 0। 1 - 0.9 करेंगे 0.1 आएगा, इज ग्रेटर देन NC0 की वैल्यू 1, P टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1
q to the power n. q to the power n means 1/2 to the power n. ओके, अब ये 2 to the power n यहां आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा, और 1 to the power n की वैल्यू 1, तो ये यहां आ जाएगा. दैट विल बिकम 2 to the power n विल बी ग्रेटर देन, ये यहां पर आ जाएगा 1/0.1. 2 to the power n should be greater than 10. अब ये एक असमीका है, और इस असमीका में आप चेक करके देखें. फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर आप n की जगह 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा? n की जगह 1 लिखेंगे, 2 to the power 1 मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 10. इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 10 से बड़ा नहीं है. अगर मैं n की जगह 2 लिख के देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखें, n की जगह अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 की घात 2 बना 4, 4 इज ग्रेटर देन 10 आया. क्या इस बार यह संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि 4 10 से बड़ा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल. नेक्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 3. फॉर n इज इक्वल टू 3, अगर इनकी जगह 3 लिखेंगे 2 to the power 3 होगा. 2 to the power 3 का मतलब होता है 8. 8 is greater than 10. This is also impossible. Now for n is equal to 4, and if n is equal to 4, then the value of 2 to the power 4 will be 16, and 16 is greater than 10. This is possible. ये सही है, बाकी सारी असमीकाएं सही नहीं है. अगर ये सही है तो ये इनकी कौन सी वैल्यू के लिए सही है? आंसर है इनकी 4th वैल्यू के लिए सही है. इट मींस, इसका क्या मतलब निकलता है? तो इसका मतलब ये निकलता है कि क्या था, एक व्यक्ति न्याय सिक्के को कम से कम n बार उछाले, और n की वैल्यू कितनी है? 4. इससे पता चलता है कि अगर उससे अभीष्ट प्रायिकता चाहिए, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, उसके लिए उसको सिक्के को कम से कम कितनी बार उछालना पड़ेगा? कम से कम उसे सिक्का 4 बार उछालना चाहिए. ठीक है, और इस तरह का एक क्वेश्चन बेटा हम लोग एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर चुके हैं. एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 35 में. आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, और यहां पर भी मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है. तो आप इसे अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें ताकि आप भूलें नहीं इस क्वेश्चन को. आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, लिखा हुआ है, एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद क्षय प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है. क्षय प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है. अच्छा, पासे को उछालता है, अगर उसके पासे के उछालने पर क्षय आ जाएगा तो उसे 1 रुपया मिल जाएगा, और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपया हार जाता है. और अगर पासे को उछाला उसने और क्षय नहीं आया, कुछ और आ गया, 1 2 3 4 5 में से कुछ आ गया, तो वह 1 रुपया हार भी जाता है. मीन्स उसको 1 रुपया देना पड़ता है, वह 1 रुपया माइनस में आ जाता है. आगे एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा. पासे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी क्षय प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा. पासे को 3 बार फेंकेगा और जब भी क्षय प्राप्त होगा वो खेलना छोड़ देगा. अच्छा, उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए. तो बेटा आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर थोड़ा सा उसकी राशि को बताता हूं. क्षय अगर आया नहीं आया तो इसके द्वारा जीती या हारी गई राशि को मैं दिखाता हूं. यहां पे हम लिखेंगे चांस, और यहां पर हम लिखेंगे उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि के बारे में मैं लिखूंगा. चांस ये हो सकता है कि अगर फर्स्ट चांस में ही उसका 6 आ गया, अगर पहले चांस में ही उसका 6 आ गया तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, उसे 1 रुपया मिलेगा, वो 1 रुपया जीत जाएगा. पहले चांस में अगर 6 आ गया
तो उसे 1 रुपया मिलेगा, वो 1 रुपया जीत जाएगा। प्लस इंडिकेट करता है जीतने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि उसे पहली बार में 6 ना आए, एक बार में 6 नहीं आएगा अगर, तो दोबारा उसको चांस मिलेगा। अब अगर दोबारा में 6 आता है तो जीती या हारी गई राशि कितनी होगी। तो दोबारा में बेटा 6 कब आएगा, देखिए अगर पहली बार में ही 6 आ गया तो खेल खत्म, छोड़ के चला जाएगा वो। लेकिन दोबारा के लिए उसको मौका कब मिलेगा, जब पहली बार 6 नहीं आएगा तभी तो दोबारा का उसको मौका मिलेगा। तो पहली बार 6 नहीं आएगा और अगर दोबारा में 6 आ गया तो उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि कितनी होगी। पहली बार 6 नहीं आया ना, अगर नहीं आया होगा तो उसे 1 रुपए देने भी तो पड़े होंगे, 1 रुपए माइनस में भी तो गया होगा वो। और दोबारा में जब 6 आया तो उसे 1 रुपया मिला होगा। अब ऐसी सिचुएशन पे उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि कितनी, 0। ना तो उसे नुकसान, ना वो कुछ जीता और ना ही तो कुछ हारा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब वो तीसरी बार फेंकेगा तो अगर दूसरी बार में भी 6, दूसरी बार में अगर 6 आ गया तो यहीं से खेल खत्म। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी बार में 6 नहीं आएगा। अगर दूसरी बार में 6 नहीं आएगा तो क्या होगा, दूसरी बार में अगर 6 नहीं आएगा तो उसको तीसरा चांस मिलेगा। तो बेटा तीसरा चांस मिलेगा ही कब, जब पहली 2 बार में 6 नहीं आएगा और तीसरी बार में 6 आएगा, तभी तो उसको तीसरा चांस मिलेगा। अब उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि के बारे में बताइए। पहले 2 चांस में उसका 6 नहीं आया था, तो पहले 2 बार वो 1-1 रुपया हारा होगा और तीसरी बार अगर 6 आ गया तो 1 रुपया जीता होगा। इस तरह से उसका नेट रिजल्ट क्या मिला, नेट उसने कितनी राशि जीती या हारी, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 रुपया उसने क्या किया, हार गया वो। तो क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ दूं, लिखा हुआ है वह पासे को 3 बार फेंकेगा, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। उसके द्वारा जीती हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। अब एक संभावना बेटा यहां पर और भी हो सकती है। पासे को उसने 3 बार फेंका, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार भी 6 ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। 3 बार उसने पासा फेंका और 3 के तीनों बार में उसका 6 नहीं आया। भले ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि ये एक संभावना है इसलिए ये मुझे सोच के चलना ही पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से एक बार भी उसका 6 नहीं आया। अगर एक बार भी 6 नहीं आया तो उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की बताइए बारे में। एक बार भी 6 नहीं आया तो पहली बार भी वो 1 रुपया हारा, दोबारा भी वह 1 रुपया हार गया, तीसरी बार भी वह 1 रुपया हार गया, एक बार भी 6 आया ही नहीं उसका, तो कितने रुपए वो हार गया, 3 रुपया हार गया। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूं आपको। एक व्यक्ति है, वो जब 6 उसका पासे पर आ जाता है तो उसको 1 रुपया मिलता है, और अगर पासे पर 6 नहीं आता तो उसका 1 रुपया लूज हो जाता है, 1 रुपया उसको देना पड़ता है, हार जाता है वो। उसने 3 बार पासे को फेंका। 3 बार पासे के फेंकने पर थोड़ा ध्यान से देखें, ऐसा हो सकता है कि एक बार भी 6 ना आए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं हो सकता, हो तो सकता है कि हमने 3 बार पासे को, हमने बार बार पासे को फेंका, 3 बार पासे को फेंका। आप याद करें, कभी कभी जब आप लूडो का खेल खेलते हैं और आपको प्रॉपर एक नंबर की जरूरत होती है तो वो नंबर आपकी हो सकता है 10 चालों में भी ना आए, ऐसे संभावना कभी कभी हो जाती है। सारे लोगों की चांस जीत जाएं और आप वहीं बने रहें एक ही जगह पर, ऐसा हो जाता है। तो 3 चांस में हो सकता है एक बार भी 6 ना आए। अगर तीनों बार में 6 नहीं आया तो हर बार 1-1 रुपया हारेगा, 3 रुपया हार जाएगा। हो सकता है एक बार 6 आ जाए, पहली ही बार 6 आ जाए तो 1 रुपया मिलेगा, खेल खत्म। हो सकता है पहली बार 6 ना आए, अगर नहीं आएगा तो दूसरी बार पासा उछालेगा, और अगर दूसरी बार 6 आ गया तो पहली बार नहीं आने का 1 रुपया गया उसका, और दूसरी बार आ जाने का 1 रुपया मिला, तो 0 रुपया फिर जीता, मतलब ना हार ना जीत। ऐसा भी हो सकता है कि 3 में से शुरू के 2 बार 6 ना आए, तीसरी बार आ जाए तो फिर वो 1 रुपया हारेगा।
तो उसके द्वारा जीती या हारी गई राशियों की बेटा ये संभावनाएं हैं। कहने का मतलब यूं, या तो वो 3 रुपया हारेगा, या वो 1 रुपया हारेगा, या तो वो 1 भी रुपया ना हारेगा ना जीतेगा, और या तो फिर वो 1 रुपया जीतेगा। इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैं इन्हें चाहूं तो यादृच्छिक चर के लिए लिख सकता हूं कि x के संभावित मान, यहां पर मैं लिख देता हूं व्यक्ति के द्वारा जीती गई या हारी गई राशि, माना व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि मुझे उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की ही प्रत्याशा पता लगानी है, तो माना व्यक्ति के द्वारा जीती या हारी गई राशि, माना व्यक्ति के द्वारा जीती या हारी गई राशि ही x को प्रदर्शित करती है, राशि को ही x प्रदर्शित करता है, और मैंने इसी को x क्यों लिया, क्योंकि हमें जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा चाहिए, तो वही मेरा यादृच्छिक चर बनेगा। इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान क्या हुए बेटा, x के संभावित मान हुए +1 0 -1 -3, या आप सीरियल से लिख लें -3 -1 0 +1। अच्छा, अब इनके संगत मुझे प्रायिकताएं पता लगानी है। इनके संगत मुझे प्रायिकता पता लगानी है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू -3, जब x की वैल्यू -3 है उस समय क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बेटा x -3 कब आया, जब एक बार भी 6 नहीं आया है। एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, मैं यहां पर लिख लेता हूं, पासे पर एक बार 6 आने की प्रायिकता, आप सभी लोग जानते हैं बेटा 1/6 होती है, पासे पर एक बार 6 ना आने की प्रायिकता 5/6 होती है। क्लियर। अब हमें उस समय की प्रायिकता चाहिए जब x इज इक्वल टू 3 है, -3, जब हम वो व्यक्ति 3 रुपए हारा है, तो 3 रुपए हारा कब है, जब 3 में से एक बार भी उसका 6 नहीं आया। एक बार अगर नहीं आता तो उसकी प्रायिकता 5/6, तीनों बार अगर नहीं आया तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, उसकी प्रायिकता होगी 5/6 टू द पावर 3, मीन्स 125/216। ओके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू -1, उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि जब -1 है उस समय प्रायिकता क्या होगी, तो उस समय हुआ क्या था, उस समय पहली 2 बार 6 नहीं आया था, तीसरी बार 6 आया था। तो पहली 2 बार नहीं आया, पहली 2 बार से इस बार 6 नहीं आया, इसमें 6 नहीं आया, इसमें भी 6 नहीं आया, तीसरी बार 6 आ गया। तो पहली 2 बार 6 न आने की प्रायिकता लिखिए 5/6, 5/6। तीसरी बार 6 आ गया है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी लिखिए। इस तरीके से ये बना 25/216। अच्छा, अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, जब उस व्यक्ति के द्वारा जीती या हारी गई राशि 0 है तो उसकी प्रायिकता में क्या हमने देखा कि जब उसके द्वारा जीती गई या हारी गई राशि 0 है, ऐसा कब हुआ था, ऐसा तब हुआ था जब पहली बार 6 नहीं आया था और दूसरी बार 6 आया था। तो पहली बार नहीं आया तो पहली बार न आने की प्रायिकता लिखिए 5/6, और दूसरी बार आया और के लिए मल्टीप्लिकेशन, दूसरी बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 5 ये आपको मिलेगा 36। अब
हम प्रोबेबिलिटी पता लगाना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू 1, मीन्स जब वो व्यक्ति 1 रुपया जीता हुआ है उस समय की प्रायिकता। 1 रुपया जीता कब होगा? जब पहली बार में उसका 6 आ गया होगा। इसमें तो हार का कोई नंबर नहीं है, तो अगर पहली बार में 6 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। अच्छा, मुझे तो बेटा इसकी प्रत्याशा चाहिए। प्रत्याशा यानी कि माध्य आपको चाहिए। अब आपको बेटा याद होगा, प्रत्याशा के लिए मैं इसका प्रायिकता बंटन तैयार कर लेता हूं जरा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर लेता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सब बच्चे जानते हैं, मुझे एक टेबल बनानी रहती है। इस टेबल में एक तरफ तो हम x लिखते हैं यादृच्छिक चर, और एक तरफ उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। यादृच्छिक चर यानी कि जीती गई या हारी गई राशि, और हमने जीती या हारी गई राशि को ही यादृच्छिक चर क्यों माना? क्योंकि मुझे जीती या हारी गई राशि का ही प्रत्याशा चाहिए थी। अब x के जो संभावित मान हैं उनमें से एक -3 है, एक -1 है, एक 0 है और एक +1 है। -3 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 125/216। 125/216। -1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25/216। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है 5/36, और 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/6। यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, प्रत्याशा। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा। प्रत्याशा को E ऑफ x से लिखा जाता है। आपको बेटा फॉर्मूला याद होगा, सिग्मा xi मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, i फ्रॉम 1 to n। मीन्स ये जो x n की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाते जाइए और जोड़ते जाइए उन्हें। -3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -375/216। ऐसा आप पिछली भी कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप जल्दी कर देता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -25/216। इसके बाद 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1/6। सॉल्व करेंगे इसे आप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -375 -25 मिलके हो जाएंगे -400/216 प्लस 1/6। आप इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे? 216। तो ये होगा -400 प्लस 6 से 216 को डिवाइड करेंगे 36 टाइम्स में आ जाएगा। इस तरह से -400 में 36 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा -464। शायद 10 में से 6 चले गए 4, 9 में से 3 चले गए 6, और यहां पर बचेंगे 3, -364/216। अब हम इसे चाहें तो थोड़ा सा कैंसिलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। 4 से काट सकते हैं आप इसे। 4 से इसको काटेंगे, 4 9s are 36 एंड 4 1s are 4 अपॉन 4 5s are 20, 4 4s are 16। तो हमारा आंसर है -91/54। दिस विल बी अवर आंसर। इस तरह से सबसे पहले आप जीती और हारी गई राशि के आइडिया निकाल लें कि क्या क्या वो हो सकती हैं। अगर 6 आएगा उसकी प्रायिकता, 6 नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता। इसके बाद जीती या हारी गई राशि की हमें प्रत्याशा चाहिए, इसलिए उसी को हम अपना यादृच्छिक चर मान लेंगे। उसके संभावित मान क्या बने? ये उसके संभावित मान बने जीती गई या हारी गई राशि के। उनकी प्रायिकताएं हमने निकाल ली और उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और आसानी से हमने उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लिया। और इस तरह से आपने देखा कि उसका जो एक्सपेक्टेशन मिला वो हमें -91/54 के बराबर मिल रहा है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11
और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चल सकते हैं, तो आप इसे नोट जरूर कर लें, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर पे है, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी बक्से हैं, 4 बक्से हैं यहां पर उन्होंने बताया। एक बॉक्स ए है, एक दूसरा बॉक्स है बी, एक तीसरा बॉक्स है सी और एक चौथा बॉक्स है हमारे पास डी। इन्होंने बोला जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है। एक टेबल दिया है उन्होंने, उसमें अभी हम पढ़ेंगे। याद रखा, एक बॉक्स चुना जाता है तथा इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। हम 4 में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और उसमें से हम मार्बल के जो वो टुकड़े पड़े हुए हैं अलग अलग कलर के, एक कोई टुकड़ा निकालते हैं रैंडमली। याद रखिएगा, यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है। बेटा इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में आपको करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि यदि टुकड़ा लाल निकला हो, यह बात तो हमें पता चल गई कि जो टुकड़ा हमने निकाला वो लाल रंग का आया हुआ है, तो आपको यह बताना है कि ये टुकड़ा बॉक्स ए से निकाला गया, इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर ये टुकड़ा बॉक्स बी से निकाला गया होता तो इसकी प्रायिकता क्या होती, अगर ये टुकड़ा बॉक्स सी से निकाला गया होता तो इसकी प्रायिकता क्या होती। मैं इनमें से किसी एक की प्रायिकता आपको निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप सब कर लेंगे, मैं बता दूंगा अभी। चलिए देख लेते हैं उसके डिटेल क्या दी गई है। बॉक्स ए में एक रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। R फॉर रेड, W फॉर व्हाइट एंड B फॉर ब्लैक। ओके, जो B बॉक्स है 6 लाल गेंदे हैं उसमें, 2 सफेद गेंदे हैं उसमें और 2 काली गेंदे हैं। C वाला जो बॉक्स है 8 लाल गेंदे हैं, 1 सफेद गेंद है और 1 ब्लैक बॉल है। D वाले बॉक्स में एक भी रेड बॉल नहीं है और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, इसके बाद 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ये डिटेल एक टेबल के माध्यम से आपको दी गई है। सबसे पहले इसको देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी सॉल्व करके आए हैं, आप मैच कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन का नंबर नहीं याद है, पर आप जब मैच करेंगे आपको पक्का मिल जाएगा। यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि 4 बॉक्स है और पहले मुझे कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें से बॉल निकालनी है। बेटा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मुझे पता लग रहा है कि ये बेज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगर बेज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं और इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये सैंपल स्पेस है, मैंने इसके 4 पार्टीशंस मुझे बनाने पड़ेंगे। क्यों 4 पार्टीशंस? सबसे पहले देखिए, पहले जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें मुझे पढ़कर यह पता चल रहा है कि पहले हम 4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बॉल निकालते हैं। तो पहले बॉक्सेस को सेलेक्ट करने का काम करते हैं या पहले बॉल निकालते हैं? तो क्वेश्चन को पढ़कर हमें पता चला कि पहले हम बॉक्स को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। और कितने बॉक्स हैं? 4 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, इसलिए 4 पार्टीशन हमारे सैंपल स्पेस के होंगे। E1, E2, E3 और E4। तो मैं पहले इन्हीं को लिख लेता हूं। माना घटना E1 बॉक्स ए को चुनने की घटना है। बॉक्स ए को चुनने की घटना। इसी प्रकार E2 मान लेते हैं, बॉक्स बी को चुनने की घटना। इसी प्रकार E3 मान लेते हैं, बॉक्स सी को चुनने की घटना है। इसी प्रकार हम E4 मान लेते हैं, बॉक्स डी को चुनने की घटना। इसका मतलब हमारे सैंपल स्पेस के 4 विभाजन हुए, E1, E2, E3,
comma E4 are the partitions of sample space। तो 4 डिब्बे हैं, पहले मुझे एक डिब्बा चुनना है और उसके बाद उसमें से बॉल निकालनी है, और वो जो बॉल निकाली गई है वो रेड कलर की निकाली गई है। तो बेटा रेड कलर की बॉल का निकालना तो सब में कॉमन हो सकता है, इसलिए एक कॉमन इवेंट भी हम ले लेते हैं। माना घटना ए, बॉक्स में से, बॉक्सेस में से लाल गेंद का निकलना। है, आप सवाल में देखें यही लिखा हुआ है, एक टुकड़ा लाल हो, सॉरी ये बॉल्स नहीं, बॉक्सेस में से लाल टुकड़ा है, बॉल नहीं है। बॉक्सेस में से लाल टुकड़ा निकलना ये हो सकता है, ये पहले बॉक्स में से भी लाल निकल सकता है टुकड़ा, दूसरे से भी निकल सकता है, तीसरे से भी निकल सकता है और चौथे से भी निकल सकता है। आप सोचेंगे चौथे में तो लाल है नहीं, हाँ तो चौथे से निकल सकता है, मतलब 0 निकल सकते हैं ना, एक भी नहीं निकलेगा, इसका मतलब भी तो ये हो सकता है कि 0 टुकड़े निकल सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है। तो माना घटना ए, बॉक्सेस में से लाल टुकड़ा निकलना है, ये कॉमन इवेंट है सब में। अब सबसे पहले मैं हमेशा की तरह यहां पता लगाऊंगा कि मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला कि लाल टुकड़ा निकलता है, तो बेटा लाल टुकड़ा निकला है इस बात, ये घटना हमें पता है। तो अगर भैया हमको ये लाल टुकड़ा निकला ये ज्ञात है, तो मुझे इसे डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। और ये लाल टुकड़ा बॉक्स ए से निकला, बॉक्स बी से निकला, बॉक्स सी से निकला, इसकी प्रायिकता। तो अगर ये टुकड़ा बॉक्स ए से निकला है, बॉक्स ए से निकला है, इसकी प्रायिकता अगर आपको चाहिए तो आपको यहां लेना पड़ेगा E1/A। तो लाल टुकड़ा निकला है, ये बात हमें ज्ञात है, और ये लाल टुकड़ा बॉक्स ए से निकला, इसकी प्रायिकता अगर आपको चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालिएगा। इसके साथ इस क्वेश्चन में क्योंकि 3 पार्ट में दिया है उन्होंने ये भी बोला कि अगर लाल टुकड़ा निकला है और बॉक्स बी से निकला है तो इसकी भी प्रायिकता बताओ। तो लाल टुकड़ा निकला है ये हमको ज्ञात है, लेकिन ये लाल टुकड़ा बॉक्स बी से निकला, इस बात की प्रायिकता बताइए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A भी चाहिए आपको। इसके साथ लाल टुकड़ा निकला ये ज्ञात है, तो बॉक्स सी से निकला है ये, इसकी प्रायिकता बताओ। अगर बॉक्स सी से निकलने की प्रायिकता बतानी होगी तो मैं इस जगह पे क्या लिखूंगा, E3 लिख लूंगा। कहने का मतलब मुझे इन सब की वैल्यूज चाहिए, मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए, इसकी भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, तीनों की मुझको चाहिए। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला क्या लगेगा, मैं एक को निकाल के आपको दिखाऊंगा, इसे निकाल के आपको दिखा देता हूं, आप बाकी खुद कैलकुलेट करेंगे। यहां पर सूत्र क्या लगेगा बेटा, बेज प्रमेय यूज होगी। यहां पर सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा विभाजन है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए बेज थ्योरम लगेगी। तो बेज प्रमेय से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। ये हमारे इसका पहले वाले की फॉर्मूला रहेगा, और मैं इसी को केवल कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, ये इसी तरह से आपको करना रहेगा। अब इसमें मुझे जो वैल्यूज चाहिए उन वैल्यूज को मैं लिख लेता हूं, रिक्वायर्ड वैल्यूज
क्या होंगी रिक्वायर्ड वैल्यूज? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी E1, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E4 सब चाहिए। यानी कि बॉक्स ए को चुनने की प्रायिकता, बॉक्स बी को चुनने की प्रायिकता, बॉक्स सी को चुनने की प्रायिकता और बॉक्स डी को चुनने की प्रायिकता। बेटा मैं बता दूं, क्योंकि 4 बॉक्सेस हैं, इसलिए 4 में से किसी भी एक बॉक्स को चुनने की जो प्रायिकता होगी वो सब की बेटा सेम होगी। और कितनी होगी? आंसर है 1/4 होगी। कैसे? 4 हैं तो कुल कितने बॉक्सेस हैं? 4। उनमें से कोई भी एक बॉक्स अगर चुनेंगे, चाहे ए सेलेक्ट करेंगे, चाहे बी करेंगे या सी करेंगे या डी करेंगे, तो 4 में से एक को चुनने की प्रायिकता 1/4 कुल और अनुकूल 1/4 आ जाएगी। तो इनमें से किसी की भी जगह पर तो हम 1/4 लिखेंगे। बट आपको बहुत अच्छे से समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का क्या मतलब है। ये चीज हमें ज्ञात है, प्रायिकता इसकी चाहिए। मतलब ये हमको ज्ञात है, मतलब क्या ज्ञात है कि जो टुकड़ा चुना गया है वो बॉक्स ए से चुना गया है। E1 का मतलब बॉक्स ए से चुना गया है। और लाल टुकड़े की प्रायिकता मींस, अब मैं इसको अगर एक साथ बोलता हूं तो बॉक्स ए से लाल टुकड़े के आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से देखें, ये बॉक्स ए है, इससे लाल टुकड़ा निकलने की प्रायिकता। तो पहले बताओ कि इसमें कुल कितने टुकड़े हैं? 6, 3, 9, 1, 10 टुकड़े हैं। लाल कितने हैं? 1। तो बॉक्स ए से लाल टुकड़ा निकलने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/10। ठीक है। अब हमें यह भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 भी हमको चाहिए। A/E2 अगर हमको चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? बॉक्स बी से लाल टुकड़ा चुनने की प्रायिकता। बॉक्स बी से लाल टुकड़ा चुनने की प्रायिकता। तो अब फिर से देखें, इसमें कुल कितनी गेंदें हैं? 10 टुकड़े हैं 10। लाल वाले कितने हैं? 6। तो लाल टुकड़े को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 6/10। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 मींस बॉक्स सी से लाल टुकड़े को चुनने की प्रायिकता। सी से लाल टुकड़े को चुनने की प्रायिकता कितनी है? टोटल कितने हैं? 10। लाल वाले कितने हैं? 8। तो लाल टुकड़े की प्रायिकता 8/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 भी मुझे चाहिए, यानी कि बॉक्स डी से लाल टुकड़े को चुनने की प्रायिकता। बॉक्स डी से लाल टुकड़े को चुनने की प्रायिकता। तो बेटा हमने देखा कि बॉक्स डी में तो लाल टुकड़ा है ही नहीं, तो बॉक्स डी में से लाल टुकड़ा चुनना ये तो असंभव हो गया, क्योंकि इसमें तो बॉक्स डी में तो लाल टुकड़ा है ही नहीं, तो लाल टुकड़ा चुनना असंभव हो गया और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब आपको करना यह है कि ये सारी वैल्यूज मैंने दे दी हैं, आप इन सारी वैल्यूज को यहां बताए गए फॉर्मूले में आप रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आप सॉल्व करके इसका जवाब मिल जाएगा आपको। इसके बाद ये 2 के जवाब आपको निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A, इन्हें आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से सूत्र बना लीजिएगा बेस थ्योरम से, और यही वैल्यूज यूज होंगी वहां पर भी। तो वैल्यूज भी आपके सामने है, केवल आपको सबका अलग अलग फॉर्मूला थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। आप जैसे ही रख के कैलकुलेट करेंगे बेटा आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं और आप भी देख रहे होंगे, पूरे 19 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आगे और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ताकि आप किसी भी चीज को बड़ी गहराई से समझें, आप उसे भूलें नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।